गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डीसी सर्किट्स बाय मेश करंट एनालिसिस मेथड। मेश करंट एनालिसिस मेथड से आप डीसी सर्किट को सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं। तो डीसी सर्किट बहुत यूज़ होते हैं और डीसी सर्किट्स को सॉल्व करने में मेश करंट एनालिसिस मेथड, जिसको लूप करंट एनालिसिस मेथड भी कहते हैं, बहुत यूज होता है ये मेथड। तो खास करके तब जब सर्किट में कल एलिमेंट्स जो हैं किसी विशेष आर्डर में ना जुड़े हों, पैरेलल में ना जुड़े हों, जहाँ की हम नोडल एनालिसिस मेथड यूज़ करते हैं, खास करके जब सर्किट पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, जिनके बारे में बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तो अगर पैरेलल में नहीं जुड़े हैं और बहुत सारे सर्किट एलिमेंट्स हैं, इस तरह के बहुत से मेश या लूप बनाते हैं, तो वहाँ पे मेश करंट एनालिसिस मेथड बना से सॉल्व करना सर्किट को काफ़ी सरल हो जाता है, काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो ये देखिए एक काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्किट है। इस सर्किट को अगर हम मेश करंट एनालिसिस मेथड से सॉल्व करते हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखेंगे। तो सॉल्व करने का स्टेप क्या है? मेश करंट एनालिसिस मेथड में, जैसे कि यहाँ नाम से है, नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें मेश जो हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनको हम लूप कहते हैं, बेसिक लूप भी बोल सकते हैं। बेसिक लूप का मतलब दोज लूप्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, और अधिक डिवाइड नहीं किए जा सकते हैं। तो इसमें हम मेश लेते हैं, मेश काउंट करते हैं। और इसमें यह भी इम्पोर्टेंट होता है कि हर एलिमेंट इसमें कंसीडर होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट सर्किट का ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके कंसिडरेशन से छूट जाए। तो इसलिए इसमें मेश आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि इसमें कितने मेश हैं इस सर्किट में, आप काउंट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक ये मेश है, दूसरा ये मेश है, तीसरा ये मेश है, चौथा ये मेश है, पांचवा ये मेश है। यहाँ 5 मेश हैं, 5 नंबर ऑफ मेश। तो मेश करंट एनालिसिस मेथड या लूप करंट एनालिसिस मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मेश आइडेंटिफाई करना या लूप आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे 5 मेश हैं या 5 लूप हैं, बेसिक लूप हैं, जिनको और अधिक डिवाइड नहीं किया जा सकता है। और इन 5 लूप को या 5 मेश को जब हम कंसीडर करेंगे, तो इस सर्किट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो छूट जाएगा, सभी एलिमेंट कंसीडर हो जाएंगे। तो ये मेश आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट होता है पहला। दूसरा, हमको फिर करंट फिक्स करनी होती है हर मेश की एक करंट जो है, यूनिक करंट फिक्स करते हैं हर मेश के लिए, और उसकी डायरेक्शन फिक्स करते हैं। जैसे ये इस मेश नंबर 1 की करंट की डायरेक्शन ये फिक्स की गई है। ये करंट इस दिशा में ऐसे है, फ्लो कर रही है ऐसे। तो करंट हम उसको नाम देंगे कुछ, जैसे इस करंट को नाम दिया है I1, क्योंकि इसको हमने माना है मेश 1। तो I1 जो है उसकी एक डायरेक्शन फिक्स करेंगे। जैसे कि इस मेश में करंट की डायरेक्शन को हमने फिक्स किया है क्लॉकवाइज। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्लॉकवाइज ही मेश की करंट को फिक्स करें, आप मेश करंट को एंटी क्लॉकवाइज भी फिक्स कर सकते हैं, तब भी आप ये सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस दिशा में भी करंट को हम ले सकते हैं। अगर हम गलत दिशा में करंट लेंगे तो वो करंट रिजल्ट जब आएगा फाइनल, तो उसमें करंट का डायरेक्शन आएगा माइनस में। तो अब हम समझ जाएंगे कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है वो डायरेक्शन गलत है, एक्चुअल में डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये है, तो ये इसकी करंट की डायरेक्शन हम ये अगर मान लें इस दिशा में, तो ये इसकी होगी, मेश की करंट होगी, और ये यूनिक है इसकी करंट। अब मेश की करंट ज़रूरी नहीं है कि वही करंट ब्रांच की करंट भी हो। जैसे कि यहाँ तो करंट I1 होगी, यहाँ भी करंट I1 होगी, यहाँ भी करंट I1 होगी, लेकिन इस 2 ओम में I1 करंट नहीं होगी, क्योंकि इसमें मेश में भी करंट फ्लो कर रही है। तो इसमें 2 करंट फ्लो कर रही हैं इस 2 ओम में। एक 3 एम्पियर की करंट इधर फ्लो कर रही है, और दूसरा 2 एम्पियर की, 3 एम्पियर की नहीं बल्कि I3 करंट इधर फ्लो कर रही है, और I1 करंट इधर फ्लो कर रही है I1। तो इसमें 2 करंट फ्लो कर रही हैं, I1 इधर को और I3 इधर को। तो इसलिए ये ब्रांच करंट है, और ये लूप करंट जो है या मेश करंट के बराबर नहीं होती है, इट इज़ नॉट सेम। वैसे ही ये ब्रांच करंट है, इधर जो ब्रांच करंट होगी वो I1 के बराबर नहीं होगी। क्यों बराबर नहीं होगी? क्योंकि इस मेश में करंट है I2
और इस मेश में है करंट I1, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी या तो I1 माइनस I2 फ्लो करेगी या तो फिर I2 माइनस I1, जो ज़्यादा होगी वो करंट होगी इसमें। तो इसको कहते हैं ब्रांच करंट और मेश करंट, दोनों अलग होती हैं। ब्रांच करंट में नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल टू मेश करंट। तो मेश करंट जो है वो आपको समझना चाहिए कि मेश करंट जो होती है वो यूनिक होती है हर मेश की। ये मेश करंट है, ये हमको आइडेंटिफाई करना होगा और इसकी डायरेक्शन फिक्स करना होगा, जैसे यहाँ हमने क्लॉकवाइज फिक्स किया है। इसी तरह मेश नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है, हमने मान लिया है I2 करंट इसमें रख दिया क्योंकि मेश नंबर 2 माना है इसको। तो करंट का नंबरिंग भी उसी आधार पे करते हैं जिस हिसाब से हम मेश का नंबरिंग करते हैं। जैसे मेश नंबर 3 है तो इसकी करंट को I3, मेश नंबर 4 है तो इसकी करंट को I4, मेश नंबर 5 है तो इसकी करंट को I5। तो करंट के नाम भी मेश के नंबर के आधार पे दे देते हैं। तो यहाँ I2 करंट है, तो यहाँ I2 करंट नहीं होगी क्योंकि इसमें I1 ये पहले मेश की भी करंट फ्लो कर रही है और इस मेश की भी, तो इसमें रिजल्टेंट करंट फ्लो करेगी। इसी प्रकार से इस 4 वोल्ट का जो बैटरी है इसमें भी I2 करंट नहीं होगी बल्कि I1 और I2 का डिफरेंस होगी। तो यहाँ पे ब्रांच करंट कहेंगे इसको, ये ब्रांच करंट है। और ये इसमें जो ये करंट है टोटल वो कहलाती है मेश करंट। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन भी यहाँ पे भी हमने लिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। तो ये पहला स्टेप ये है कि हम लूप आइडेंटिफाई करें या मेश आइडेंटिफाई करें। दूसरा स्टेप है कि उसमें हम करंट फिक्स करें और करंट की डायरेक्शन फिक्स करें। तो यहाँ हमने करंट की डायरेक्शन फिक्स कर दी है। मेश नंबर 3 में देखिए करंट की डायरेक्शन क्या फिक्स किया गया है इधर को, और उसको नाम दिया गया है I3। ये अब ये यहाँ तो I3 होगी करंट, यहाँ भी I3 होगी करंट, लेकिन इसमें I3 नहीं होगी क्योंकि इस मेश की करंट भी इसमें बह रही है। इसमें भी I3 नहीं होगी, क्योंकि मेश नंबर 2 की करंट भी इसमें बह रही है। तो इसलिए जो एलिमेंट कॉमन होते हैं उनमें मेश करंट नहीं बहती है। जो एलिमेंट कॉमन नहीं होते हैं जैसे ये, उनमें मेश करंट जितनी होती है वही करंट उसमें फ्लो करती है। ये आपको क्लियर रखना चाहिए दिमाग में। तो ये हो गया। इसी प्रकार से मेश नंबर 4 में देखिए हमने मेश करंट को माना है I4, वो इसमें बहेगी। 4 ओम में I4 ही बहेगी, लेकिन इस 1 ओम में कितना बहेगी, I4 इधर बहेगी और I2 इधर बहेगी। तो इसमें बहेगी कितनी करंट, या तो I2 माइनस I4 बहेगी या तो I4 माइनस I2 बहेगी। अब I2 माइनस I4 कब कंसीडर करेंगे, जब हम मेश नंबर 2 में हम इक्वेशन लगाएंगे तो मानेंगे कि I2 सबसे ज़्यादा है। और जब मेश नंबर 4 में हम इक्वेशन लगाएंगे, जब लिखेंगे इक्वेशन, तो उस समय मानेंगे कि I4 सबसे ज़्यादा है, तो उस टाइम मानेंगे I4 माइनस I2। तो ये जो है ये ब्रांच करंट है, ये ज़रूरी नहीं है कि मेश करंट के बराबर हो। इसी प्रकार से ये 3 ओम में भी मेश करंट के बराबर करंट नहीं होगी। इधर को करंट है I4 और इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी I5। तो इस 3 ओम के रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगी कितनी, I4 माइनस I5। ये तब बहेगी जब हम इस लूप में कंसीडर करेंगे तो I4 माइनस I5। जब हम इस लूप में होंगे तो उस टाइम पे इसको हम I5 को ज़्यादा मानेंगे। तो उस टाइम पे 3 ओम के रेजिस्टेंस में जो करंट मानेंगे वो मानेंगे I5 माइनस I4। ये उस टाइम हम I5 को ज़्यादा मानेंगे। इसी प्रकार से देखिए मेश नंबर 5 में करंट ये है। एक बात देखिए सब में कॉमन है, वो ये है कि करंट की डायरेक्शन हमने सभी में लिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए सभी मेश में हमने करंट की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज लिया है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आप भी क्लॉकवाइज लें। आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं सभी में चाहें तो, या आप चाहें तो कुछ में क्लॉकवाइज ले लें, कुछ में एंटी क्लॉकवाइज ले लें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रिज़ल्ट जो आएगा फाइनली वो रिज़ल्ट ही डायरेक्शन लेके आएगा। अगर आपने सही डायरेक्शन लिया होगा I1 का तो इसका मान पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर आपने I1 का डायरेक्शन उल्टा लिया है इस दिशा में और निगेटिव आ गया रिजल्ट, तो समझ लीजिए कि आप I1 का मान तो सही है लेकिन उसकी डायरेक्शन आपको रिवर्स मानना चाहिए क्योंकि माइनस चिन्ह आया है। कोई भी करंट अगर आप गलत डायरेक्शन में लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
केवल रिजल्ट माइनस में आएगा। तो माइनस में जब आ जाएगा जिसका रिजल्ट, वो समझ लीजिए कि करंट की डायरेक्शन आपने गलत लिया है, उसकी करंट की डायरेक्शन आप रिवर्स कर लीजिए। तो ये इस तरह से करंट जो हैं मार्क हो जाएंगी हर मेश के लिए। उसके बाद फिर अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल। हर लूप के लिए या हर मेश के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखेंगे। हर मेश के लिए, पहले मेश के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दूसरे मेश के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तीसरे मेश के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ, चौथे मेश के लिए, पांचवें मेश के लिए। तो पहले मेश के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, इक्वेशन मिलेगा फर्स्ट। दूसरे मेश के लिए लगाएंगे, इक्वेशन मिलेगा सेकंड। तीसरे मेश के लिए लगाएंगे, इक्वेशन मिलेगा थर्ड। चौथे मेश के लिए लगाएंगे, इक्वेशन मिलेगा फोर्थ। पांचवें जितने भी मेश होंगे उतने आपको इक्वेशन मिलते चले जाएंगे। बाद में फाइनली इक्वेशन सभी सॉल्व करके फिर आप अननोन करंट निकाल सकते हैं। जो भी अननोन करंट होगी, अज्ञात करंट, जैसे ये I1, I2, I3, I4, I5, इनके मान आप कैलकुलेट कर सकते हैं उन इक्वेशन के आधार पे। तो हम बता रहे थे स्टेप क्या है। मैंने पहले बताया कि पहले तो स्टेप में आप है मेश आइडेंटिफाई करिए। जैसे यहाँ आइडेंटिफाई करना होगा तो कितने मेश हैं, 2। पिछले वाले में हमने कितने आइडेंटिफाई किए थे, 5 मेश। तो मेश आइडेंटिफाई हो गया। दूसरे उसके बाद स्टेप नंबर 2 है, आप उसमें करंट मार्क करिए। करंट मार्क करिए हर मेश की, और उस करंट को नाम दे दीजिए कोई। जैसे जिस मेश को आपने 1 कहा है उस करंट को I1 कह दीजिए ऐसे, और दूसरे मेश की करंट को कह दीजिए I2। तीसरा, उस करंट की डायरेक्शन फिक्स करिए। करंट की डायरेक्शन मैंने बताया, आप चाहें क्लॉकवाइज कर लें दोनों का, आप चाहें दोनों का या जितने भी मेश हों, आप चाहें एंटी क्लॉकवाइज कर लें सभी का, या आप चाहें तो एक का क्लॉकवाइज कर लें दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर कन्वेंशन ये है कि आप एक में जिस डायरेक्शन में चलते हैं उसी में बाकी सभी मेश में वही डायरेक्शन मान के करंट रखते हैं। जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज चले तो दोनों में चलिए, क्लॉकवाइज अगर माना करंट को तो दोनों में या जितने भी मेश हैं सभी में। तो ये थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी रहती है ऐसा करने से, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये हो गया, मेश करंट आइडेंटिफाई कर लिया। पहले तो मेश आइडेंटिफाई किया 1, 2, मेश करंट फिक्स कर लिया I1, I2, I1 और I2 दोनों में अपना अपना मेश करंट फिक्स कर दिया। इसके बाद उनकी डायरेक्शन फिक्स कर दिया हमने, क्लॉकवाइज कर दी दोनों की। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद डायरेक्शन फिक्स करने के बाद में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे स्टेप नंबर 3 में। अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम लोग शॉर्टकट में KVL कहते हैं, अप्लाई करिए हर मेश में। राइट इंडिपेंडेंट, स्टेप नंबर 4, राइट इंडिपेंडेंट इक्वेशन, समीकरण लिखिए हर लूप से, हर मेश से समीकरण लिखिए। और उसके बाद क्या करिए अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 5, सॉल्व द इक्वेशन, समीकरण को सॉल्व करिए। अगले स्टेप में स्टेप नंबर 6, फाइंड द करंट। इक्वेशन से करंट मिल जाएंगी, अज्ञात करंट। और उसके बाद अगले स्टेप में अगर करंट ज्ञात हो गया तो फाइंड दी वोल्टेज, अगर वोल्टेज भी प्राप्त करना है किसी ब्रांच में किसी एलिमेंट के क्रॉस, तो आप वहाँ से वोल्टेज निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर करंट मालूम हो गई तो वोल्टेज होता है I/R, वहाँ ड्रॉप निकाल लीजिए। ये इस तरह से सर्किट सॉल्व हो जाएगा आसानी से। मैं अभी थोड़ी देर पहले ये बात कर रहा था करंट की डायरेक्शन फिक्स कर देंगे, लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जैसे हम इस मेश को कंसीडर कर रहे होते हैं तो यहाँ तो करंट कितनी है, यहाँ करंट I1 है, यहाँ करंट कितनी है, यहाँ भी I1 है, यहाँ करंट कितनी है, यहाँ भी I1 है। लेकिन ये जो B और D एलिमेंट में 2 करंट बह रही हैं। एक तो आपने बताया है कि लूप नंबर 1 या मेश नंबर 1 की करंट है I1, इसकी दिशा क्या है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ। दूसरा आपने ये माना है I2, ये भी करंट जो है, यहाँ तो I2 है, यहाँ भी I2 है,
यहाँ भी I2 है, लेकिन ये जो है I2 इधर से वापस जाएगी, तो इधर भी I2 है। तो I2 की यहाँ डायरेक्शन हम देखिए तो I2 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो ये जो BD एलिमेंट जब आप कंसीडर करेंगे B से D के बीच में, यहाँ KVL लगाएंगे तो यहाँ जो करंट होगी एक्चुअल में दो करंट हैं। I1 भी बह रही है, I1 डाउनवर्ड है नीचे की तरफ, I2 भी बह रही है, I2 अपवर्ड है ऊपर की तरफ। ये I1 की दिशा नीचे और I2 की दिशा ऊपर। तो यहाँ एक्चुअल करंट कितनी है फिर? यहाँ एक्चुअल करंट है I1 माइनस I2। और इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है I1 की डायरेक्शन में, यानी नीचे की तरफ। कब? जब हम इस लूप में या इस मेश में लगाएंगे KVL। तो ध्यान रहे, जिस लूप में या जिस मेश में हम KVL लगाएंगे उस मेश की करंट जो है उस समय सबसे ज़्यादा मानी जाएगी, हाईएस्ट। इसीलिए इस करंट को हमने माना है I1 माइनस I2। और डायरेक्शन हमने इसलिए माना है नीचे की तरफ, बिकॉज वी हैव कंसीडर्ड दैट I1 इज मोर देन I2 व्हेन वी आर अप्लाइंग KVL इन लूप नंबर 1। यही जब बात उल्टा चलेगी, यही बात जो यहाँ आएगी जब हम लूप नंबर 2 में चलेंगे। लूप नंबर 2 में जब अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा। लूप नंबर 2 में जब अप्लाई करेंगे तो उस समय यहाँ R3 में करंट I2 है, यहाँ करंट I2 है, यहाँ भी करंट I2 है, लेकिन यहाँ करंट कितनी है? I2 जो है ऊपर की तरफ जा रही है और I1 नीचे की तरफ आ रही है। तो I1 की डायरेक्शन किधर है? नीचे। I2 की डायरेक्शन किधर है? ऊपर। लेकिन जब हम लूप नंबर 2 में होंगे या मेश नंबर 2 में हम KVL लगा रहे होंगे, उस टाइम पे जो करंट रिजल्टेंट बहेगी इसमें, वो रिजल्टेंट करंट I1 माइनस I2 ना हो करके I2 माइनस I1 होगी, क्योंकि उस समय हम मानेंगे कि I2 सबसे ज़्यादा है। I2 इज़ दी हाईएस्ट करंट। तो I2 सबसे ज़्यादा है तो I1 नीचे की तरफ है, तो रिजल्टेंट करंट होगी I2 माइनस I1। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? वही होगी जो I2 की डायरेक्शन है, यानी अपवर्ड। तो ध्यान रहे, जब हम इसमें मेश करंट एनालिसिस मेथड लगाएंगे, KVL लगाएंगे, तो यहाँ पे जब लूप नंबर 1 में होंगे तो करंट I1 माइनस I2 मानेंगे और डायरेक्शन नीचे की तरफ मानेंगे। तो उस समय ड्रॉप किधर को होगा? ऐसे। अगर करंट इधर को मान रहे हैं तो करंट की दिशा में ड्रॉप होगा ऐसे, धन ऋण R1 में होगा और धन ऋण इधर होगा। यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ राइज है, प्लस माइनस प्लस। यह जब लूप नंबर 2 में जब हम लगाएंगे KVL, उस समय क्या करेंगे? उस समय करंट की डायरेक्शन देखिए, ये है डायरेक्शन I2 की। उस समय यहाँ पे प्लस लेंगे, यहाँ पे माइनस लेंगे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप होगा। और उस समय करंट कितनी लेंगे? उस समय करंट लेंगे हम I2 माइनस I1 इस एलिमेंट में। और इधर प्लस मानेंगे, इधर माइनस मानेंगे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो होती है ये उस दिशा में ड्रॉप होता है, प्लस से माइनस जाता है। यहाँ प्लस माइनस ऐसे लेंगे और यहाँ ये बैटरी किधर है? ये धन है, ये ऋण है। तो ये KVL लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस लूप में या जिस मेश में हम करंट को ले रहे हैं, उस करंट को बाकी लूप की, बाकी मेश की करंट से ज़्यादा मानते हुए उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट करंट को मानेंगे जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर लगाना हो मेश करंट मेथड तो क्या करेंगे? ये लूप या मेश आइडेंटिफाई किया, 1 2 करंट फिक्स किया, उसकी डायरेक्शन फिक्स किया इधर। यहाँ देखिए एक वोल्टेज सोर्स है, इसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है। ऐसा भी सर्किट हो सकता है, ऐसा भी सर्किट हो सकता है, इसमें भी वोल्टेज सोर्स हो और इसमें भी वोल्टेज सोर्स हो। तो इसमें अगर वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स रहने पे जनरली हमको थोड़ा सा कुछ आभास हो जाता है कि करंट किधर को बह सकती है, जैसे माइनस से प्लस है। तो हम करंट को अगर इस दिशा में लेंगे तो ये करेक्ट डायरेक्शन में आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें करंट ऐसे ही बहेगी, क्योंकि माइनस प्लस ऐसे लगा है इसका सोर्स का। अगर किसी ने जिद किया कि नहीं हम उल्टा मानेंगे, ऐसे मानेंगे करंट को, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें करंट जो आपका कैलकुलेट करेंगे I1, तो ये आएगा माइनस में, नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो वोल्टेज की पोलरिटी दी है ऐसी दी है कि इस दिशा में करंट इसमें बह ही नहीं सकती है। हाँ, दूसरा देखिए, इसमें लूप नंबर 2 या मेश नंबर 2 में देखिए, इसमें किधर को करंट बहेगी, किधर को नहीं बहेगी, ये आप नहीं जानते हैं अभी। तो इसलिए इसमें भी आप रैंडम कोई भी करंट की डायरेक्शन ले लीजिए, चाहे इधर को ले लीजिए
या फिर इधर को ले लीजिए, लेकिन जिधर को भी करंट की डायरेक्शन लेंगे आप उसी डायरेक्शन में इसको ड्रॉप मानेंगे, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर हमने करंट की डायरेक्शन इसके उल्टा लिया, फॉर एग्जांपल हमने करंट ऐसे लिया जैसे कि इसमें एरो में दिखाया गया है, तो क्या करेंगे, फिर इस समय लेंगे ड्रॉप इधर प्लस माइनस ऐसे प्लस माइनस ऐसे। यहाँ लिया है करंट की डायरेक्शन जैसे इस तरह से, तो इसमें ड्रॉप कैसे होगा, प्लस माइनस यहाँ कोई होता तो प्लस माइनस उसमें भी होता। अगर इस करंट को हम डायरेक्शन को ऐसे लेते, इधर को इस दिशा में अगर लेंगे तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। तो करंट की दिशा में जब हम चलते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होता है रजिस्टर में, ये रजिस्टिव एलिमेंट में, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर कोई भी हो। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन के विपरीत चलते हैं तो वहाँ पे वोल्टेज राइज होता है। तो सर्किट ऐसा भी हो सकता है, सर्किट ऐसा भी हो सकता है, यहाँ भी सोर्स हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अगर यहाँ सोर्स होगा तो इसमें हमको करंट की डायरेक्शन फिक्स करना आसान हो जाएगी, जैसे कि करंट इधर को बहेगी, इस दिशा में करंट फ्लो करेगी अगर ऐसा सोर्स लगा है तो आप करंट की डायरेक्शन फिक्स करते समय ज़रा वोल्टेज सोर्स को देख लिया करिए कि उसका प्लस माइनस कहाँ जुड़ा है, और कोशिश करिए कि माइनस से प्लस की दिशा में करंट को फ्लो कराइए। हालांकि आप उल्टा कर देंगे तो भी रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आएगा सेम, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ आएगा। अगर आपने गलत करंट ले लिया है तो वो करंट आएगी निगेटिव, ये फ़र्क आएगा। चलिए देखिए, इसमें अगर लगाएंगे हम मेश करंट एनालिसिस मेथड तो कितने मेश हैं, 1 मेश, 2 मेश, 3 मेश, 3 मेश कंसीडर करने से सारे एलिमेंट इसमें कंसीडर हो जाएंगे। अब इसमें 3 मेश की अपनी अपनी करंट ले लीजिए, I1, दिस इज I1, ये ले ली गई है, ये I1 करंट है मेश नंबर 1 की। इस मेश की करंट को ले लीजिए इस दिशा में क्लॉकवाइज, I2 ऐसे फ्लो कर रही है, ये हो गया मेश नंबर 2। इस मेश की करंट ले लीजिए, उसकी दिशा इस तरह से क्लॉकवाइज में बह रही है, I3। हालांकि फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही लें, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, या किसी का क्लॉकवाइज किसी का एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। तो मेश आइडेंटिफाई हुआ, उनकी करंट आइडेंटिफाई हुई, उसके बाद अब KVL लगा दीजिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हर मेश में हर लूप में, और इक्वेशन मिल जाएंगे, इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, आपको करंट मिल जाएंगी। जैसे कि चलिए यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं KVL। तो KVL लगाएंगे तो माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, इधर कुछ नहीं है, अब ये हो गया इतना। अब यहाँ करंट कितनी होगी, R2 में मैंने बताया था कि इस मेश को जब कंसीडर करेंगे इस करंट को हाईएस्ट मानेंगे। I1 नीचे की तरफ है, I2 ऊपर की तरफ है, तो कितनी करंट है एक्चुअल में, नीचे की तरफ करंट है उस समय, फिर I1 माइनस I2, तो ये R2 में इतनी करंट है। तो चलिए लगा दीजिए इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने पर। तो अगर माइनस प्लस को आप वोल्टेज राइज कहेंगे तो प्लस माइनस को वोल्टेज ड्रॉप कहेंगे। अगर इसको धन लेंगे पॉजिटिव V1 को तो ये ड्रॉप लेना पड़ेगा निगेटिव, या जो भी आप जो चाहें कन्वेंशन ले सकते हैं। तो यहाँ हम लगा रहे हैं V1 को ले रहे हैं, सपोज राइज है तो पॉजिटिव लेंगे V1, यहाँ पे ड्रॉप होगा माइनस I1 R1, इसके बाद यहाँ ड्रॉप होगा माइनस I1 माइनस I2 इंटू R2, यहाँ हो गया, इस पे यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, बस ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया V1 माइनस I1 R1 माइनस I1 माइनस I2 इंटू R2 इक्वल टू 0। ये बस हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, I1 R1 ये इसको मल्टीप्लाई करके। चलिए मेश नंबर 2 के लिए समीकरण लिखते हैं। मेश नंबर 2 के लिए मैंने बताया था समीकरण लिखते समय इस करंट को हाईएस्ट मानेंगे। यहाँ करंट I2 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे करंट होगी I2 माइनस I3 जब इसको कंसीडर करेंगे, और ड्रॉप होगा प्लस माइनस ऐसे, प्लस माइनस ऐसे, इधर कोई ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ चलेंगे प्लस माइनस ऐसे होगा। पहले मैंने बताया था जब लूप 1 को माने थे तो I1 माइनस I2 करंट बह रही थी, नीचे की तरफ माने थे।
इस बार करंट को चूँकि I2 को ज़्यादा मानेंगे तो इस बार करंट मानेंगे I2 माइनस I1 इसमें, और उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो समीकरण लिख लीजिए। समीकरण लिखेंगे तो माइनस कहीं से भी चलिए, बी से स्टार्ट करिए, माइनस I2 इंटू R2 माइनस I2 माइनस I3 इंटू R4 माइनस ये करंट कितनी है, I2 माइनस I1 है, तो ये हो जाएगा I2 माइनस I1 इंटू R2 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें लगाइए, इस लूप में या इस मेश में लगाइए, तो वही तरीका है मैंने बताया जो अभी। इसमें करंट है I3, इसमें भी करंट है I3, क्योंकि यहाँ कोई करंट का विभाजन नहीं हो रहा है। यहाँ भी करंट है I3। इस बार यहाँ करंट मानेंगे I3 माइनस I2। क्यों मानेंगे I3 माइनस I2? क्योंकि I3 ज़्यादा करंट होगी I2 की तुलना में, क्योंकि इस मेश में हम हैं और जिस मेश को हम कंसीडर कर रहे होते हैं उसकी करंट को सबसे ज़्यादा मानते हैं बाकी करंटों से। और इस बार ड्रॉप होगा ऐसे प्लस माइनस, तो लगा दीजिए ये प्लस माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा I3 इंटू R5, यहाँ पे ये ड्रॉप माइनस में ले लिया। ये वोल्टेज हो जाएगा इसको भी माइनस में, माइनस V2, क्योंकि ड्रॉप हो रहा है, प्लस से माइनस जा रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ आ जाइए, माइनस I3 माइनस I2 इंटू R4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इनको सॉल्व कर लीजिए, सारे इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे इन करंट्स के मान। तो ये तो था सिंपल मेश। दूसरा होता है सुपर मेश। अभी सुपर मेश के बारे में बात करते हैं। If the current source is found just in a single branch, then it is easy to solve. We can use the mesh analysis method directly. अगर मान लीजिए इसके किसी भाग में करंट सोर्स है और करंट सोर्स ऐसी जगह है कि वो कॉमन जगह पे नहीं है, जैसे कि यहाँ मान लीजिए करंट सोर्स है कहीं पे, यहाँ करंट सोर्स हो जाता है ऐसा, तो इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। या यहाँ करंट सोर्स हो जाए इस भाग में ऐसे, तो इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। या यहाँ हो जाए करंट सोर्स इस भाग में, यहाँ पे कोई सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट थिंग टू सॉल्व। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि करंट सोर्स ऐसी जगह लग जाता है जो कॉमन होता है दो लूप के या दो मेश के बीच में। जैसे यहाँ ये मेश के बीच में यहाँ लग गया, या इस मेश और इस मेश और इस मेश के बीच में करंट सोर्स लग गया यहाँ पे। तो कॉमन जगह पे जब कॉमन लूप के बीच में या दो मेश के बीच में लग जाता है करंट सोर्स, तो उससे सिचुएशन थोड़ा सा बदल जाती है। We need another version of mesh analysis method if we found a current source in a branch where two mesh intersect. यानी दो मेश जहाँ मिल रहे हैं आपस में, वहाँ अगर करंट सोर्स होता है तो हमको एक विशेष मेश का निर्माण करना पड़ता है। उस मेश को कहते हैं सुपर मेश। याद रखिएगा, सुपर मेश का निर्माण कब होता है? जब दो मेश के बीच में करंट सोर्स आ जाता है। करंट सोर्स दो मेश के बीच में कॉमन जगह पे करंट सोर्स लग जाता है, तो सुपर मेश का निर्माण होता है। कैसे होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले तो देख लीजिए कि सिंपल मेश जो है उसको सॉल्व करने में, जैसे यहाँ अगर कोई करंट सोर्स होता तो ये सुपर मेश बनाता, लेकिन यहाँ पे कोई करंट सोर्स नहीं है, इसलिए सुपर मेश नहीं है, सिंपल मेश है। तो इसमें नॉर्मल आप लगाइए KVL लूप या मेश आइडेंटिफाई करके, और इसमें सर्किट को सॉल्व कर लीजिए। अगर एक करंट सोर्स कहीं लग जाता है तो सर्किट को आसान कर देता है सॉल्व करना। जैसे क्यों आसान कर देता है? जैसे लूप 2 में करंट कितनी बह रही है, I2। तो I2 का मान कितना होगा? हमने डायरेक्शन लिया है इधर को और ये करंट सोर्स लगा है ऊपर को, और तो करंट किधर बहाएगा? ऊपर को बहाएगा। हमने डायरेक्शन इधर को लिया है, तो I2 का मान कितना होगा? -5। तो I2 का मान तो पहले ही पता चल गया हमको। तो इसलिए करंट सोर्स लगाते हैं ना तो बहुत आसान हो जाता है और सर्किट को सॉल्व करना। लेकिन शर्त यह है कि करंट सोर्स कहीं एक ब्रांच में हो, कहीं एक मेश में हो सेपरेट।
अलग पड़ा हो, अलग अलग कोने पे हो, लेकिन बीच में आ जाता है तो फिर सुपर मेश का निर्माण करता है वो। तो फिर थोड़ा सा सर्किट को सॉल्व करते समय सुपर मेश कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी। हाँ जी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये करंट मान लीजिए मेश करंट I1, दूसरी ये मान लीजिए मेश करंट I2, और I2 का मान कितना होगा -5, ये तो पता चल गया। अब केवल I1 के लिए लिख लीजिए समीकरण, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे -10, इस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा +4I1, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, यहाँ पे देखिए करंट कितनी बहेगी, यहाँ पे करंट बहेगी इसमें I1 - I2। क्यों? क्योंकि हम इस मेश में हैं, तो हमने बताया था जिस मेश को हम कंसीडर करेंगे वो करंट ज़्यादा मानेंगे और दूसरे को कम मानेंगे। तो I2 इज लेस एंड I1 इज मोर, तो डायरेक्शन I1 के नीचे को है, I2 के ऊपर को है, तो इसमें बहेगी I1 - I2 करंट होगी। तो यहाँ पे लगा दीजिए +6, यहाँ ड्रॉप कितना होगा 6, I1 - I2 = 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, और I2 का मान तो हमको पहले से ही पता है, I2 का मान कितना पता है -5, रख दीजिए, तो ये I1 का मान भी मिल जाएगा आसानी से, बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से ये सॉल्व हो गया सर्किट, बहुत आसान है। सुपर मेश कैसे बनता है देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हेन अ करंट सोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू मेश, जैसे ये यहाँ, तो ये बनाता है सुपर मेश। यहाँ वोल्टेज सोर्स है, ये 6 ओम 10 ओम इस तरह से सर्किट है, लेकिन सुपर मेश के लिए जिम्मेदार कौन है, ये वन करंट सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन टू मेश, एक मेश ये, दूसरा मेश ये, इसकी एक ब्रांच कॉमन ब्रांच ये है, इस कॉमन ब्रांच में ये करंट सोर्स लग गया है, तो ये करंट सोर्स लगने से ये है सुपर मेश का निर्माण होता है। तो सुपर मेश का निर्माण कैसे होता है देखिए, तो उस समय क्या करते हैं, पहले तो नॉर्मल मार्क कर लीजिए इसको मेश मानते हुए, और मेश करंट मानते हुए इसको मार्क कर लीजिए। इसके बाद क्या करिए, इसके बाद कुछ देर के लिए इसको भूल जाइए, फॉरगेट दिस ब्रांच, सपोज कि ये है नहीं, कुछ देर के लिए अज्यूम करिए कि नहीं है, सपोज दिस पार्ट इज एब्सेंट, तो ये ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा सर्किट बनेगा, I1 जा रही है इधर से, और यहाँ से I2, यहाँ I2 करंट है, यहाँ I2 है, यहाँ I2 करंट इधर आ रही है, इसके बाद ये I1 है ऐसे, ये, तो इसको बोलते हैं सुपर मेश, SUPER। सुपर मेश, सुपर मेश का मतलब है कि दो मेश हम इसमें मर्ज कर देते हैं, मर्ज हो गई मेश, एक मेश ये, दूसरा मेश ये, मर्ज कर दिया तो बन गया सुपर मेश। मर्ज करने की ज़रूरत क्या पड़ती है, क्यों, जब करंट सोर्स आ जाता है दोनों के बीच में, तो सुपर मेश बनाने से सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो 6 एम्पियर की करंट बह रही है इधर, यहाँ 6 एम्पियर की करंट है, और इधर I1 करंट है, और इधर I2 करंट है। तो आप कह सकते हैं ये जो 6 एम्पियर की करंट ऊपर को है, तो इस 6 एम्पियर का I1 I2 से क्या रिलेशन है फिर, तो I2 का मान, I2 ऊपर की तरफ है, I2 ऊपर की तरफ जाएगी यहाँ से होते हुए, तो I2 और I1 और 6 एम्पियर में क्या रिलेशन है, ये I2 - I1 का जो मान होगा वो होगा 6, तो यहाँ से निकाल लीजिए I2 = 6 + I1, ये हो गया। तो इस सुपर मेश के निर्माण करने से और इस करंट सोर्स के रहने से हमको एक रिलेशन मिल गया, क्या रिलेशन मिल गया, ये रिलेशन मिल गया I2 = I1 + 6, ये मिल गया, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से ये रिलेशन हो गया, अब क्या करेंगे, अब हम ये जो सुपर मेश बना है, सुपर मेश के लिए KVL लगाएंगे, अप्लाई KVL इन दिस सुपर मेश हेयर, यहाँ पे लगाइए, तो क्या हो गया 20, यहाँ से चलिए 20, वोल्टेज राइज है, इन्होंने माइनस लिया है, माइनस वोल्टेज राइज को माइनस लिया है इन्होंने, तो ड्रॉप को फिर प्लस लेंगे, तो ये +6 I1, यहाँ करंट I1 है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, तो हमने ये इसको मर्ज करके सुपर मेश बनाया है, तो यहाँ करंट कितनी है, यहाँ करंट है I2, यहाँ करंट कितनी है, यहाँ करंट है I2,
तो इस 10 वोल्ट में कितना ड्रॉप होगा, प्लस माइनस 6 प्लस माइनस, यहाँ I2 के कारण ड्रॉप होगा तो ये होगा प्लस 10I2। इसके बाद फिर यहाँ कितना ड्रॉप होगा, 4I2। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, ये हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 4 यानी 14I2 प्लस 6I1 इक्वल टू 20 ये, और I2 इक्वल टू I1 प्लस 6 है। I2 इक्वल टू I1 प्लस 6 का मान यहाँ रख दीजिए, तो ये सॉल्व करेंगे तो आपको I1 का मान भी मिल जाएगा, I2 का मान भी मिल जाएगा। तो ये सुपर मैश बोलते हैं इसको, इस तरह से सुपर मैश का निर्माण होता है। सुपर मैश को कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह से सॉल्व करते हैं। उस पार्ट को, उस जहाँ करंट सोर्स लगा है उस पार्ट को कुछ देर के लिए नेग्लेक्ट करके और हम इसको सुपर मैश बना लेते हैं और फिर KVL लगाते हैं और यहाँ से करंट के लिए रिलेशन निकाल लेते हैं इस करंट सोर्स के कारण जो करंट रिलेशन है। जैसे यहाँ I1 जा रही है, इधर I2 जा रही है, तो I1 I2 में क्या रिलेशन होगा, ये। तो ये सुपर मैश होता है, इसको बोलते हैं सुपर मैश। अब आइए कुछ प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं। सिंपल मैश है एक, इसको सॉल्व करते हैं, फिर कभी एक आध प्रॉब्लम करेंगे सुपर मैश पे भी। तो ये देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2, इनको पता करना है। तो हमने बताया पहले मैश चिन्हित करिए, मैश नंबर 1, मैश नंबर 2, मैश चिन्हित हो गए। अब इनमें करंट की डायरेक्शन फिक्स कर लीजिए। क्लॉकवाइज कर लिया I1, इस मैश की करंट को मान लिया I2, हो गया। अब KVL लगा दीजिए। तो KVL लगाएंगे तो ये 15 वोल्ट है, ये यहाँ से चलेंगे, सपोज यहाँ से चलते हैं इस दिशा में चलते हैं, ये वोल्टेज राइज है तो इसको मान लीजिए निगेटिव लेते हैं, -15। आगे बढ़िए तो यहाँ ड्रॉप होगा प्लस माइनस, तो इस ड्रॉप को पॉजिटिव ले रहे हैं, प्लस 5I1। इसके बाद यहाँ आइए, यहाँ आ गए, फिर नीचे आइए, यहाँ भी ड्रॉप होगा प्लस माइनस, कितना ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा 10। इसका रेजिस्टेंस का मान है प्लस 10, रेजिस्टेंस का मान है। इसमें करंट कितनी है, करंट I1 नीचे की तरफ है और I2 ऊपर की तरफ है। इसमें I1 है, I2 ऊपर की तरफ है। हमने बताया था जिस मैश को लेंगे कंसीडर करेंगे KVL, जिस मैश में लगाते रहे होंगे उस करंट को ज़्यादा मानेंगे। ये करंट नीचे की तरफ है, I2 करंट ऊपर की तरफ है, तो इसमें करंट होगी I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, ये हो गया। फिर यहाँ आ जाइए, प्लस माइनस यानी ड्रॉप है प्लस 10, ये भी हो गया इक्वल टू 0। ये दिस 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 दिस, -15 ये, प्लस 5I1 ये, प्लस 10 I1 माइनस I2 ये, प्लस 10 ये, इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह आप KVL लगा दीजिए मैश नंबर 2 में, KVL लगा दीजिए मैश नंबर 2 में। तो यहाँ पे KVL लगा दीजिए, इसमें करंट है I2, इसमें भी करंट है I2, उसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ तक I2 है। यहाँ करंट होगी I2 माइनस I1 होगी, क्यों, और दिशा ऊपर की तरफ, क्यों, क्योंकि इसमें हमने माना है I2 करंट और इसमें करंट I1 बह रही है, और ये मैश हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी करंट को ज़्यादा मानेंगे। I2 इज मोर एंड I1 इज लेस, तो डायरेक्शन इज I2 माइनस I1, यह डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, अपवर्ड, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ I2 इज अपवर्ड। तो ये हो गया। अब लगाइए यहाँ पे KVL लगाइए, कहीं से भी चलिए, कहीं से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सपोज। तो ये हो जाएगा कितना, ये ड्रॉप होगा, ये प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 6I2, ठीक। यहाँ आ जाइए, प्लस 4I2, यहाँ इतना ड्रॉप हो गया। फिर आइए आगे आइए, यहाँ आइए, ये माइनस से प्लस जा रहा है तो ये -10 वोल्ट हो गया, ये राइज है। इसके बाद फिर प्लस से माइनस, प्लस 10, इस बार करंट को लिखेंगे I2 माइनस I1, क्योंकि इसमें इस समय करंट बह रही है
I2 माइनस I1, I2 ज़्यादा होगी और I1 कम होगी, क्योंकि हम इस समय इस लूप नंबर 2 में है, मेश नंबर 2 में है, इसलिए मेश नंबर 2 की करंट को ज़्यादा मानेंगे। अब इसको दोनों जोड़ दीजिए तो हो गया 10I2 माइनस 10 प्लस 10I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया, देखिए 10I2 माइनस I1 ये प्लस 10I2 ये माइनस 10 ये इक्वल टू 0। ये हमारा भी समीकरण वही आया है जो इनका आया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोनों इक्वेशन को। इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा और जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये पहला इक्वेशन थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 सपोज। और दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। इसमें अननोन कितने हैं? 2 हैं। अननोन है I1 और I2, और इक्वेशन भी 2 हैं। इनको इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, I1 I2 के मान आ जाएंगे, ये I1 इज़ 1, I2 इज़ 1। इस तरह से आप दोनों करंट का मान निकल गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वोल्टेज ड्रॉप कहीं पे, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए 5 ओम के क्रॉस वोल्टेज बताइए, यहाँ पे वोल्टेज पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे? I1 में 5 से गुणा कर देंगे, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 वोल्ट, इस तरह से निकाल लेंगे। या आपसे कहा गया इस 10 ओम में वोल्टेज ड्रॉप बताइए कितना होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज बताइए, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस 10 ओम। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, करंट का मान कैलकुलेट है, तो यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों करंट का मान आ रहा है सेम। तो यहाँ करंट बह रही है I1 माइनस I2, या तो बह रही है, या तो I2 माइनस I1 बह रही है, लेकिन दोनों का मान 1 है तो यहाँ 0 होगा करंट। तो इस तरह से यहाँ पे कोई ड्रॉप ही नहीं है अगर करंट नहीं है तो। यहाँ अगर वोल्टेज ड्रॉप पूछे, यहाँ कहीं भी पूछे, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए एक और लगाते हैं मेश करंट एनालिसिस मेथड, एक प्रॉब्लम और। यहाँ पे लूप 1, मेश 1, मेश 2, मेश 3। अब यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ से चलिए तो यहाँ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यहाँ लगा दीजिए। ये 20I1 ये प्लस 5I1 ये प्लस 35। I1 माइनस I3 क्यों लिखा है? मैंने रीजन बता दिया है कि ये करंट जो है I1 नीचे की तरफ है और ये करंट I3 ऊपर की तरफ है, और चूँकि हम इस मेश में हैं, इसकी करंट को ज़्यादा मानेंगे, इसकी करंट को कम मानेंगे, तो रिजल्टेंट करंट नीचे की तरफ आएगी और वो करंट होगी I1 माइनस I3, ये इसलिए I1 माइनस I3 लिया है। यहाँ तक हो गया। यहाँ आ जाइए, प्लस 10, यहाँ की करंट को लिखा है I1 माइनस I2, क्यों लिखा है? उसका भी रीजन वही है, I1 की डायरेक्शन इधर को है, I2 की डायरेक्शन इधर को है, और I2 को कम मानेंगे, I1 को ज़्यादा मानेंगे, क्योंकि हम मेश नंबर 1 में हैं, तो इसलिए I1 माइनस I2 लिखा है। यहाँ तक आ गए, यहाँ आ गए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे मिलेगा? यहाँ इसमें लगाइए, अप्लाइंग KVL हेयर। इसमें KVL लगाने पर तो कैसे आया? ये 5, ये यहाँ से चलिए राइज है तो इसको माइनस लेंगे और उसको बाहर बाद में करेंगे इक्वल, तो फिर ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये इधर 10, इस बार करंट को लिया गया है I2 माइनस I1, क्यों लिया गया है? इस बार हम मेश नंबर 2 में हैं, इसलिए I2 को ज़्यादा मानेंगे, I1 को कम मानेंगे। I1 इधर को है, I2 इधर को है, तो कितनी करंट होगी? I2 माइनस I1, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ड्रॉप मिल जाएगा। फिर यहाँ प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस। ये करंट कितनी होगी? ये करंट होगी I2 माइनस I3। क्यों? क्योंकि ये करंट I2 है, ये करंट I3 है, और I2 ज़्यादा होगी क्योंकि हम मेश नंबर 2 में इस समय कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 15 I2 माइनस I3, ये हो गया। उसके बाद यहाँ आ जाइए 25 I2, ये सॉल्व कर लीजिए, ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद आ जाइए मेश नंबर 3 में। मेश नंबर 3 में लगाएंगे KVL। ऐसे करंट फ्लो कर रही है ये, तो ये हो जाएगा
यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है। तो यहाँ पे आइए, तो ये 15 लिया है पहले, यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से 15 करंट कितना लिया है, I3 माइनस I2। क्यों लिया I3 माइनस I2? I2 नीचे को है, I3 ऊपर को है, और इस मेश में हम हैं, इसलिए ये करंट ज़्यादा मानेंगे, ये करंट कम, इसलिए 35 I2 माइनस I1, 35 ये है, यहाँ से आए यहाँ, ये हो गया, फिर यहाँ तक आ गए, यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे प्लस माइनस 35, इसमें ड्रॉप कितना होगा, I3 माइनस I1 क्यों लिया है, क्योंकि I3 अपवर्ड है, I1 डाउनवर्ड है और I3 ज़्यादा है, I3 को ज़्यादा मान रहे हैं। ये यहाँ आ गए, इसके आगे बढ़िए, यहाँ आ गए, फिर इस जगह पे आ गए, फिर ये देखिए यहाँ 30 ओम में प्लस माइनस, यहाँ करंट कितनी है, I3 है, 30 I3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ क्या है, वी हैव 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन। अननोन कितनी है, I1 I2 I3, तीन अज्ञात हैं, 3 समीकरण भी हैं, इनको सॉल्व कर लीजिए। I1 का मान मिल जाएगा, I2 का मान मिल जाएगा, I3 का मान मिल जाएगा। और अगर कहीं पे वोल्टेज निकालना है किसी भी एलिमेंट के क्रॉस, तो उसकी करंट से उसमें गुणा कर दीजिएगा, रेजिस्टेंस में आपको वोल्टेज मिल जाएगा कहीं भी, किसी भी जगह। इस तरह से देखिए, किसी भी एलिमेंट में करंट, किसी भी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेश करंट एनालिसिस मेथड। लास्ट ये है जिसमें हम ये निकालना चाहते हैं, इसमें पूछा ये गया है, डिटरमिन लूप इक्वेशन यूजिंग KVL फॉर दिस मेश। इस मेश के लिए आपको KVL इक्वेशन लिखना है। अब इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4, ए कौन सही है, B C D कौन सा सही है। आप KVL लूप लिखिए, मेश इक्वेशन लिखिए, और आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो यहाँ पे लगा दीजिए KVL। पहले तो हमने बताया तरीका क्या है, मेश आइडेंटिफाई कर लीजिए, 1 2 3 4 5, सबकी अपनी अपनी लूप करंट हैं या मेश करंट हैं, वो फिक्स हैं। अब यहाँ से चलिए, कहीं से भी चलिए, किसी भी जगह से, यहाँ से चलिए, सपोज यहाँ से चलते हैं, यहाँ इस दिशा में, तो 2 ओम में कितना करंट होगी, 2 ओम में करंट होगी I2 माइनस I1 होगी। क्यों होगी, क्यों होगी, रीजन वही है, क्योंकि हम इस लूप में हैं, इस करंट को सबसे ज़्यादा मानेंगे, I2 को सबसे ज़्यादा मानेंगे। तो यहाँ I2 इधर को बह रही है और I1 इधर को बह रही है, तो इसमें कितनी बहेगी रिजल्टेंट करंट, I2 माइनस I1 बहेगी। तो ड्रॉप कितना होगा, 2I2 माइनस I1, इतना ड्रॉप होगा। ये हो गया, यहाँ तक हो गया। आगे बढ़िए, ये है वोल्टेज ड्रॉप है प्लस माइनस 4 वोल्ट, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस 4, ये भी हो गया। आगे बढ़िए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आ गए, यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप होगा प्लस माइनस नीचे की तरफ, तो 4 में गुणा होगा किससे, इसमें करंट कितनी होगी, इसमें करंट होगी I2 माइनस I3। क्यों, रीजन वही है, I2 करंट नीचे की तरफ है और I3 करंट ऊपर की तरफ है, और I2 ज़्यादा है क्योंकि हम इस लूप में हैं, इस मेश में हैं। तो यहाँ रिजल्टेंट करंट 4 ओम में कितनी बहेगी, I2 माइनस I3 बहेगी, ये इसलिए इससे मल्टीप्लाई किया। चलिए यहाँ आ गए हम, यहाँ आ गए, इसके आगे बढ़िए इधर को, आगे बढ़िए इधर को, तो यहाँ करंट कितनी होगी 1 ओम में, +1। इस 1 ओम में करंट कितनी बहेगी, इस 1 ओम में करंट बहेगी I1 माइनस I5। क्यों बहेगी, क्योंकि I5 इधर को है और I1 इधर को है, और I1 ज़्यादा होगी और प्लस माइनस ड्रॉप करेगी ऐसे, ये ड्रॉप होगा प्लस इधर माइनस इधर, तो ये हो गया। यहाँ आ गए हम, इसके आगे बढ़िए इधर, अब फिर 1 ओम है +1, इसमें कितना ड्रॉप होगा, इसमें ड्रॉप होगा I1 माइनस I4। क्यों, क्योंकि I4 इधर को है और I1 इधर को है, और ये I1 ज़्यादा होगी क्योंकि इस लूप में हम I1 नहीं बल्कि ये I2 है, इसको करेक्ट कर लीजिए, दिस इज़ नॉट I1, दिस इज़ I2, यहाँ भी I1 नहीं है, ये I2 है, ये
I2 माइनस I4 होगा क्योंकि I2 करंट ज़्यादा है। ये I2 माइनस I4 इंटू 1। यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, इसके बाद फिर यहाँ आ जाइए, ये हो जाएगा -10 यहाँ, क्योंकि ये वोल्टेज राइज है। अगर ड्रॉप को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो राइज को माइनस। इसके बाद यहाँ आ जाइए, इसमें कितनी होगी करंट, इसमें होगी, इसमें I2 ही होगी क्योंकि यहाँ ये कॉमन नहीं है कहीं पे, +2I2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2I2 माइनस 2I1 +4I2 माइनस 4I3 प्लस I2 माइनस I5 प्लस I2 माइनस I4 -10 प्लस 2I2 इक्वल टू 0। अब पहले I1 को अलग कर लीजिए, कहाँ है I1, ये है, तो -2I1, I2 2I2 4I2 6I2 हो गया, 7I2 हो गया, 8I2 हो गया, 2I2 और है, 10I2 हो गया, प्लस 10I2, ये I2 भी हो गया। अब I3 देख लीजिए, 4, केवल 4 है, तो ये -4I3 ये भी हो गया। I4 देख लीजिए कितने हैं, I4 भी केवल एक है, तो -I4। अब I5 देख लीजिए कितने हैं, I5 भी केवल एक है, -I5 इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इक्वल टू, ये 4 प्लस है, ये 10 जो है माइनस है, तो ये हो जाएगा -6, तो -6 को उधर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 2I1, ये 10I2, ये -4I3, ये -I4, ये -I5, ये, तो ये जो है दिस इज दी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, दिस इज द राइट आंसर। तो ये आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस लूप के लिए इक्वेशन क्या होगा, इस मेश के लिए इक्वेशन क्या होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा आपको ये। तो ये इसको बोलते हैं मेश करंट एनालिसिस मेथड। सो बहुत से डिफ़िकल्ट सर्किट को आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रोसीजर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।